हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अगली क्लास के अंदर। बेटा आज हम अपनी जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूँ समझ लो कि आपकी पूरी न्यूट्रिशन को कवर करेंगे हम। ठीक है, पूरी न्यूट्रिशन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं लगभग सभी को हमने कवर करने की कोशिश की है। तो आप वीडियो को सबसे पहले तो एंड तक देखें। बेटा हम 30 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन ये 30 क्वेश्चन नहीं है, 30 क्वेश्चन 100 क्वेश्चनों के बराबर है, क्योंकि हर एक ऑप्शन अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपके लिए हम बहुत ही मेहनत करके बिल्कुल तरीके से और ज़्यादा टाइम लगाएंगे नहीं, फटाफट आपका रिवीजन कराएंगे। तो टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। जितना समय में आप खुद रिवीजन करोगे उससे कम समय में आपको फटाफट हम क्या करवा देंगे, पूरा रिवाइज करवा देंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ और बता देंगे। देखो बेटा, सुनने से कई बार चीज़ें ज़्यादा याद रह जाती हैं। ठीक है, तो और क्वेश्चन के रूप में कोई भी अपन थ्योरी पढ़ते हैं ना, रिवीजन करते हैं, तो भी चीज़ें क्या है, ज़्यादा याद रह जाती हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना है। अपने चैनल को, सही कह रहे हो बेटा, लाइक करना है, शेयर करना है। बोले गुरुजी ये तो हम खुद ही करवा रहे हैं, तो बेटा बहुत बहुत थैंक यू आपका इतना प्यार के लिए। हम भी आपके लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। तो बेटा पहला क्वेश्चन, चारे में क्रूड फाइबर और टीडीएन की मात्रा क्रमशः होती है 18%, 60%, बी ऑप्शन 18% से ज्यादा, 60% से कम, सी ऑप्शन 18% से कम, 60% से ज्यादा, डी ऑप्शन 18% से ज्यादा, 60% से ज्यादा। चारे में क्रूड फाइबर की मात्रा तो कितनी होती है और टीडीएन की मात्रा क्रमशः होती है। तो बिल्कुल बेटा आप सही कह रहे हो। देखो टाइम खराब करना नहीं है, जिनको आता है उनको बहुत बहुत बधाई हो, और जिनको नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है। आपको इंपॉर्टेंट चीज़ों को रिवीजन हो रहा है, ये मान लो आप, तो एक तरीके से आपको फटाफट रिवीजन हो रहा है। तो बी ऑप्शन चला जाएगा इसमें। बेटा चारे में क्रूड फाइबर 18% से ज़्यादा होता है और टीडीएन है ना वो 60% से कम होता है। बेटा चारे के साथ साथ आपको एक दो चीज़ें और बता देता हूँ मैं। ठीक है, क्या कि जो दाना है, दाना के अंदर क्या होता है, दाने में 18% से कम तो क्या होता है, क्रूड फाइबर होता है। देखो इसमें चारे में तो 18% ज्यादा होता है ना क्रूड फाइबर, उसमें क्या होता है, दाने में 18% से कम क्रूड फाइबर होता है। और इसमें टीडीएन क्या है, 60% से कम है चारे में तो, लेकिन दाने में 60% से ज्यादा होती है, मतलब इसका जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, तो चारा और दाना दोनों में आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भैंस में उत्पादन राशन की मात्रा होती है, भैंस के अंदर उत्पादन राशन की मात्रा कितनी होगी। 1 केजी दाना 2.5 लीटर पे दुग्ध उत्पादन पे देंगे, या फिर 1 केजी दाना 2 लीटर दुग्ध उत्पादन पर, या 1.25 केजी दाना 4 लीटर दुग्ध उत्पादन पर, कोई नहीं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, और ये मान लो कि एग्जाम में आने के चांसेस भी इसके हैं। तो क्या आंसर जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। टाइम खराब अपन नहीं करेंगे, मैं कह रहा हूं बार बार। देखो जिसको आता है उसको बधाई हो, और जिसको नहीं आता वो, उसका समझो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता लग गया, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। तो इसका आंसर चला जाएगा बी। 1 केजी दाने पे अपन कितना देंगे, 2 लीटर दूध पे 1 केजी दाना देंगे। जबकि ये तो किसकी बात हो रही है, अपनी भैंस की। ठीक है, और जो विदेशी नस्ल है ना, विदेशी नस्ली गाय, उसमें भी क्या करते हैं अपन, 1 केजी दाना ही देते हैं, कितने, 2 लीटर दूध पर। जबकि जो देसी गाय है ना अपनी, उसमें क्या होता है कि 1 केजी दाना देते हैं कितने पे, 2.5 लीटर पे। अगर यही क्वेश्चन होता ना कि देसी गाय में उत्पादन राशन कितना होता है, तो बेटा ये पहला ऑप्शन चला जाता। देसी गाय में होता है 1 केजी दाना देते हैं 2.5 लीटर पे, जबकि भैंस के अंदर, विदेशी गाय के अंदर कितना देते हैं अपन, 1 केजी दाना देते हैं 2 लीटर पे। तो चलो लाड लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं अपन। फटाफट करेंगे भाई, देखो टाइम बिल्कुल कम है, तो टाइम खराब नहीं करेंगे बिल्कुल ही। जानवरों में, जानवरों के शरीर में पाए जाने वाला मुख्यतः अकार्बनिक खनिज कौन से हैं। जानवरों के शरीर में मुख्यतः अकार्बनिक खनिज कौन सा पाया जाता है। फटाफट बताओ भाई, जिसको आता है उसको फटाफट बताओ, जिसको नहीं आता कोई बात नहीं भाई, उसको हम बता देंगे। सही कह रहे हो बेटा, इसका आंसर क्या चला जाएगा, कैल्शियम और फॉस्फोरस। कैल्शियम और फॉस्फोरस क्या है बेटा, जानवरों में पाए जाने वाला मुख्यतः अकार्बनिक खनिज लवण है। सबसे ज्यादा अकार्बनिक जानवरों में कौन सा पाया जाता है, कैल्शियम और फॉस्फोरस। और कितने अनुपात में पाया जाता है बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2:1 के अंदर पाया जाता है। ठीक है, 2:1 में क्या पाया जाता है, कैल्शियम और फॉस्फोरस का अनुपात कितना होता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो 2:1 होता है। अगर अगर यही क्वेश्चन ऐसा जाए कि पादपों में मुख्यतः अकार्बनिक खनिज लवण, ठीक है, तो इसका चला जाएगा पोटेशियम और सिलिकॉन। पोटेशियम और सिलिकॉन क्या है, पादपों में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला अकार्बनिक खनिज लवण है। अगला चलते हैं बेटा, देखो 3-4 क्वेश्चन पता लग जाता है ना, एक क्वेश्चन सही। अगला क्या है, प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल्स की संख्या कितनी होती है। प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल पढ़ा होगा आपने न्यूट्रिशन में। ठीक है, उनकी संख्या कितनी होती है, 5, 6, 7, 8, कितनी संख्या होती है बेटा। देखो जिसको पता है उसने बता दिया अब तक। ठीक है, और जिसको नहीं पता वो उसका रिवीजन हो जाएगा अभी। तो बेटा
इसका आंसर जाएगा सी, 6 होती है। और मैं उनको नाम भी बता देता हूँ फटाफट फटाफट आपको। देखो पहला होता है वाटर, ठीक है, दूसरा होता है ईथर एक्सट्रैक्ट, तीसरा होता है क्रूड प्रोटीन या सीपी बोलते हैं जिसको, चौथा होता है सीएफ क्रूड फाइबर बोलते हैं, पांचवा होता है नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट जिसको एनएफई बोलते हैं, और छठवा होता है राख। ये क्या है, ये 6 प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है। तो प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल की संख्या कितनी होगी, 6। नाम बता दिया, वाटर, ईथर एक्सट्रैक्ट, क्रूड प्रोटीन, क्रूड फाइबर, नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट और राख, ठीक है। अगला, 1 ग्राम वसा से प्राप्त सकल ऊर्जा, टोटल ऊर्जा कितनी प्राप्त होती है 1 ग्राम वसा से। देखो बेटा ये तीनों ऑप्शन है ना, तीनों अपने आप में एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो तुम पहले इसका आंसर तो फिर मैं बताता हूं। बिल्कुल सही करो बेटा, टाइम खराब नहीं करेंगे। देखो पांचवें में क्या चला जाएगा, बी ऑप्शन, 9.4 किलो कैलोरी पर ग्राम, मतलब कि 1 ग्राम वसा के अंदर 9.4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है वसा से, ठीक है। अगर एग्जाम में आ जाए कि कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो बेटा कार्बोहाइड्रेट से 4.15 किलो कैलोरी पर ग्राम प्राप्त होती है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रोटीन से कितनी सकल ऊर्जा प्राप्त होती है, तो बेटा 4.4 किलो कैलोरी पर ग्राम क्या होती है, प्रोटीन से प्राप्त होती है। तो मैं कह रहा हूं ना बेटा, ये मान लो एक क्वेश्चन तो है ही है, साथ में क्या हो रहा है, अरे थ्योरी का भी रिवीजन हो रहा है, क्योंकि एक क्वेश्चन के अंदर अपन ने 3 क्वेश्चन कर लिए ना। अगला क्या है, पोल्ट्री के भोजन में सबसे अच्छी विधि कौन सी है। पोल्ट्री को जब अपन खाना देते हैं ना, तो उसकी सबसे अच्छी विधि कौन सी है कि उसमें वेस्ट भी कम हो और सबसे बढ़िया तरीका हो। तो ऑल मैश फीडिंग, होल ग्रेन फीडिंग, रेस्ट्रिक्टेड फीडिंग, कोई नहीं। तो बेटा ये भी एक के अंदर आपके लिए 3 क्वेश्चन है, पहले इसका आंसर बता दो। सही कह रहे हो बेटा, इसका आंसर चला जाएगा ऑल मैश फीडिंग, ठीक है। अगर एग्जाम क्वेश्चन है ना कि जानवरों में या पोल्ट्री के अंदर, पोल्ट्री में भोजन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है या भोजन देने की सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, तो बेटा ऑल मैश फीडिंग, मतलब सबको पीस देंगे, वो सबसे बढ़िया तरीका है। होल ग्रेन फीडिंग, इसके क्या नुकसान है, तो बेटा होल ग्रेन फीडिंग में अपन क्या होता क्या है, पहली बात तो कि अपना क्या करते हैं, अनाज के साबुत दाने देते हैं। लेकिन बेटा चयनित भोजन सबसे ज्यादा होता है इसके अंदर। चयनित भोजन सबसे ज्यादा कैसे होगा कि जो दाना बढ़िया होगा वो तो खा लेगी, और जो दाना बेकार होगा उसको खाएगी नहीं, तो दाना वेस्टेज जाएगा। तो इसमें चयनित भोजन होने के कारण ही अपन नहीं देते। अगला क्या है, रेस्ट्रिक्टेड फीडिंग। अगर एग्जाम में पूछ लेना कि पोल्ट्री को सीमित मात्रा में भोजन प्रदान करना वाली फीडिंग कौन सी विधि है, तो बेटा रेस्ट्रिक्टेड का मतलब ही क्या होता है कि सीमित मात्रा में, ठीक है। तो पोल्ट्री को सीमित मात्रा में भोजन देना क्या कहलाता है, रेस्ट्रिक्टेड फीडिंग के अंतर्गत आता है। तो हो गया ना, एक के साथ 3। अगला क्या है बेटा, मुर्गी में अंडे देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, हैचिंग कहलाती है, लेयर कहलाती है, ब्रॉयलर कहलाती है या ओवी पोजीशन कहलाती है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है बेटा। कभी भी है ना एग्जाम में इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आते कि अपने को आपको आ ही नहीं रहा हो, ठीक है। एकदम इजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अपने को तो करना ही ऐसा है, अब तो बिल्कुल लास्ट टाइम में तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही करने जो एग्जाम में आ सके। बिल्कुल टाइम नहीं खराब करेंगे। 17 का आंसर हो जाएगा डी। देखो जिसको नहीं आता ना, ये सोच लो मेरे को एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले ही पता लग गया, या मेरा एक तरीके से मान लो कि मेरा तो रिवीजन कर रहा है, मेरे को तो कुछ नहीं आता, मैं तो रिवीजन कर रहा हूँ फटाफट। अब तो बेटा इसका ओवी पोजीशन, मुर्गी में अंडे देने की प्रक्रिया को ओवी पोजीशन कहते हैं, ठीक है। या ओवी पोजीशन का एक नाम हो रहा है बेटा लेइंग भी वो कह देते हैं इसको, ठीक है। ओवी पोजीशन को क्या बोल देते हैं, लेइंग भी बोल देते हैं। तो एग्जाम में तो आ जाएगा ओवी पोजीशन ऑप्शन में, या लेइंग भी ऑप्शन में आ सकता है। दोनों सेम ही चीज है, दोनों ही को क्या बोलते हैं, अंडे देने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं, ठीक है। अब बेटा कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जैसे हेचिंग। हेचिंग क्या होती है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना कि अंडे से चूजे का बाहर निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जो चूजा है ना अंडे से बाहर निकलेगा, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, इसको बेटा हेचिंग बोलते हैं, ठीक है। अगला क्या है, जो लेयर के बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा, जो अंडा उत्पादन करने वाली मुर्गी है या पोल्ट्री है उसको लेयर बोलते हैं। जिनसे अपन अंडा प्राप्त करते हैं ना उनको तो बोलते हैं लेयर, ठीक है। और ब्रॉयलर किसको बोलते हैं, जिससे अपन मांस प्राप्त करते हैं, तो मांस प्राप्त करने वाले को बोलते हैं ब्रॉयलर। अब बेटा कई बार इनकी उम्र भी पूछ लेते हैं, तो बेटा 21 से 22 सप्ताह की उम्र होती है ना, तब जाके क्या करती है, लेयर होती है ना, वो अंडा देना शुरू कर देती है। मतलब अंडा देने के जो अंडा देना शुरू करती है ना, उसकी उम्र क्या है, 21 से 22 सप्ताह में। और जब 72 सप्ताह की हो जाती है ना, तो अंडा देना बंद कर देती है मुर्गी। और ब्रॉयलर क्या है बेटा, ब्रॉयलर जो मांस देने के लिए अपन पालते हैं ना, उसको 8 सप्ताह की उम्र तक पालते हैं, उसके बाद में उसको बेच देते हैं। 8 सप्ताह तक वो अपना मैक्सिमम जो वेट होता है, मैक्सिमम भार प्राप्त कर लेता है, उसके बाद में उसको बेच देते हैं। तो 8 सप्ताह तक रखते हैं इसको ब्रॉयलर को अपन, तो इसका टाइम भी आप ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन,
एल्बुमिन डिंब वाहिनी के किस भाग में स्रावित होता है बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन चारों ऑप्शनों में 4 क्वेश्चन है, ये मान लो आप तो। अंडाशय, मैग्नम, इस्थमस और यूट्रस। तो बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, इसका आंसर चला जाएगा बी, मैग्नम। बेटा एल्बुमिन तो है ना, मिलता है मैग्नम से, मैग्नम भाग से स्रावित होता है एल्बुमिन। ठीक है, योक है ना, योक वो होता है अंडाशय से स्रावित। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना कि योक कहां से स्रावित होता है, तो बेटा योक होता है अंडाशय से स्रावित। ठीक है, और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए क्या कि जो सेल और सेल पिगमेंट वो कहां से स्रावित होंगे, तो बेटा सेल और सेल पिगमेंट कहां से स्रावित होंगे? यूट्रस से। ठीक है, उसका बाहरी सेल होती है ना, आवरण होता है बाहरी आवरण, वो होता है बेटा यूट्रस से। ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन होती है ना, जो बेटा जो बाहरी बाहरी एक झिल्ली सी रहती है, उस सेल मेम्ब्रेन होती है स्रावित कहां से? इस्तमस से। तो चारों भाग अपनी एक चीज इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात क्या, एक क्वेश्चन और बता देता हूं आपको फटाफट, कि अंडा कहां कहां कितनी कितनी देर रुकता है। तो बेटा अंडे के अंदर बेटा क्या है कि 1 घंटा और 15 मिनट तो लगाता है इस्तमस में, इस्तमस में लगाता है 1 घंटा और 15 मिनट, मतलब कि सेल मेम्ब्रेन स्रावित कहां से हो रही है? इस्तमस से। तो यहां 1 घंटा और 15 मिनट रुकता है अंडा। ठीक है, सबसे ज्यादा रुकता है यूट्रस में 21 घंटे तक, जहां पे सेल और सेल पिगमेंट स्रावित होता है ना वहां पे। और बोले गुरुजी मैग्नम में, तो बेटा मैग्नम में तो सिर्फ 15 मिनट ही, ओ अंडाशय में तो सिर्फ, अंडाशय तो यहां तो 15 मिनट ही रुकता है, और मैग्नम के अंदर, मैग्नम के अंदर बेटा 3 घंटे तक। तो ये सारा आपका चीजें रिवाइज हो गई यहीं पे, कि कौन सा पार्ट कहां से स्रावित होता है, कितने घंटे अंडा रुकता है, कौन से भाग में है, सबसे ज्यादा कहां से रुकता है? सबसे ज्यादा कहां से रुकता है? यूट्रस में रुकता है बेटा सबसे ज्यादा। अगला क्या है बेटा, रक्त में कैल्शियम की मात्रा को कम करने वाला हार्मोन। देखो क्वेश्चन हमेशा ज्यादा पढ़ना है, कम करने वाला, ज्यादा करने वाला, कई बार कंफ्यूजन मत होना। तो रक्त में कैल्शियम की मात्रा को कम करने वाला हार्मोन कौन सा है? कैल्सिटोनिन, पैराथायराइड हार्मोन, विटामिन D3 और सभी। तो बिल्कुल बेटा सही कह रहे हो, इसका आंसर, इसका आंसर से क्या चला जाएगा? कैल्सिटोनिन। अरे बेटा इतना टाइम नहीं, इसलिए फटाफट करना अपने को। अब तो ये है कि जितनी ज्यादा चीजें अपनी आंखों के सामने से निकल जाए ना, उतनी बढ़िया है। ठीक है, और ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे मान लो पूरी जो न्यूट्रिशन है उसका निचोड़ है, तो आपको पूरे क्वेश्चन कम से कम ये तो देखने ही देखने हैं। ठीक है, एंड तक देखने हैं बेटा। अब बोले गुरुजी और क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस चीज के अंदर, तो बेटा पैराथायराइड हार्मोन के लिए पूछ सकते हैं कि पीटीएच या पैराथायराइड हार्मोन ये क्या करता है? ये रक्त में, अगर क्वेश्चन आ जाए ना रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाने वाला हार्मोन है, तो बेटा पैराथायराइड है। पैराथायराइड क्या करता है? रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा देता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि आंतों से कैल्शियम का अवशोषण कराने के लिए जिम्मेदार है, तो बेटा विटामिन D3 क्या है? आंतों से कैल्शियम का अवशोषण कराने के लिए जिम्मेदार है। तो बेटा एक क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन हो गए ना, इसीलिए तो कह रहा हूं बेटा डटे रहो। विटामिन जिनमें सल्फर पाया जाता है, ऐसी कौन सी विटामिन है जिनके अंदर सल्फर पाया जाता है? थायमीन, बायोटीन, ए व बी दोनों, और राइबोफ्लेविन। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, पर क्या है ऐसे क्वेश्चन भूल जाते हैं हम बार बार में, तो इसीलिए क्या कर रहा हूं मैं, इनका रिवीजन के क्वेश्चन के तरीके से बना के लाया हूं ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। तो 10 का आंसर चला जाएगा बेटा सी। जिसको पता है उसको बधाई, और जिसको नहीं पता है बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। विटामिन जिनमें सल्फर पाया जाता है बेटा थायमीन और बायोटीन विटामिन है ना, उनके अंदर क्या पाया जाता है? सल्फर पाया जाता है। ठीक है, अगला, निम्न में से सत्य कथन है, सल्फर युक्त अमीनो अम्ल कौन कौन से हैं? मिथियोनिन, सिस्टीन और टोरिन। सल्फर युक्त हार्मोन कौन कौन से हैं? इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन और एडीएच या वेसोप्रेसिन। उनमें सल्फर का प्रतिशत कितना होता है? 5%। और ऑप्शन 4 सभी। तो इसका आंसर कौन सा जाएगा बेटा? ये एक तरीके से रिवीजन क्वेश्चन ही मान लो आप, रिवाइज करवा रहा हूं आपका। तो इसका आंसर जाएगा बेटा डी। आप याद रख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना कि बेटा जो सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है ना, वो मिथियोनिन है, सिस्टीन है और टोरिन। ये तीनों क्या है? इनमें सल्फर पाया जाता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन है ना सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है, तो बेटा मिथियोनिन, सिस्टीन और टोरिन। ठीक है, सल्फर युक्त अगर हार्मोन पूछ लें कि कौन कौन से हार्मोन में सल्फर पाया जाता है, तो बेटा इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन और एडीएच या वेसोप्रेसिन, इनमें पाया जाता है सल्फर युक्त हार्मोन है ये। और अगर आप पूछ रहे ना ऊन में सल्फर का प्रतिशत, तो ऊन में सल्फर का प्रतिशत कितना होता है बेटा? 5% होता है। ठीक है, तो ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अगला चलते हैं बेटा, एक कई बार पूछ लेते हैं कि ऊन में नाइट्रोजन और सल्फर का अनुपात कितना होता है बेटा? 5:1 होता है। ठीक है, ऊन में नाइट्रोजन और सल्फर का अनुपात 5:1 होता है। तो बेटा मैं कर रहा हूं ना, अरे इन क्वेश्चंस के साथ साथ आपका बहुत बड़ा पार्ट मैं आपका रिवीजन करवा दूंगा। ठीक है, लगभग ऐसे मान लो तुम पूरी न्यूट्रिशन में 70 से 80% रिवाइज करवा दूंगा एक पेपर से, इससे जो भी क्वेश्चन के तरीके से, ताकि याद लंबा रहे आपको। पिगलेट एनीमिया का उपचार क्या होता है बेटा? पहला ऑप्शन FeSO4 का घोल पिलाना। दूसरा ऑप्शन
पिगलेट के जन्म के चौथे दिन और 14वें दिन क्या करना, आयरन डेक्सट्रिन का इंजेक्शन लगाना, या FeSO4 का घोल सुअरी के थनों पर लेपन कर देना, या सभी। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपने सबने कर दिया ये, इसका आंसर चला गया डी। देखो टाइम खराब बिल्कुल नहीं करेंगे, बहुत कम टाइम है, ठीक है। तो बेटा FeSO4 का घोल पिला सकते हैं अपन, या दिन याद रखना, चौथे दिन और 14वें दिन, कहीं यहाँ तीसरे दिन और 8वें दिन दे देना तो कंफ्यूज मत हो जाना, चौथे दिन और 14वें दिन याद रखना आप। आयरन डेक्सट्रिन देते हैं और सूर्य के थनों पर लेप कर देते हैं। अगला क्वेश्चन, कॉपर विषाक्तता व कोबाल्ट की कमी के लिए सबसे संवेदनशील जानवर कौन सा है, जिसके अंदर कॉपर की विषाक्तता होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं और कोबाल्ट की कमी होते ही उसके अंदर तुरंत लक्षण आ जाएंगे। तो सबसे ज्यादा संवेदनशील जानवर कौन सा है, गाय, भेड़, बकरी और सुअर। बेटा आपको पता है तो बहुत बधाई, और नहीं पता तो हम बताएंगे आपको। तो बिल्कुल सही करो बेटा, भेड़ क्या है, कॉपर की विषाक्तता के लिए और कोबाल्ट की कमी के लिए। देखो ध्यान रखना, उल्टा सुल्टा मत कर देना, ठीक है। इसके लिए क्या है, सबसे संवेदनशील जानवर है, ठीक है। बेटा कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि भेड़ में चयनित चारण यानी कि सिलेक्टिव ग्रेजिंग के कारण फास्फोरस की कमी के लिए भी बहुत कम संवेदनशील होती है। बेटा फास्फोरस की कमी इतनी आसानी से नहीं होती इसके अंदर, भेड़ के अंदर। अगला क्या है बेटा, गाय में टर्ट या पीट स्कोर किसकी वजह से होता है, गाय में टर्ट या पीट स्कोर किसकी वजह से होता है बेटा, मोलिब्डेनम की कमी से, मोलिब्डेनम की अधिकता से, कॉपर की कमी से, सेलेनियम की अधिकता से। बेटा चारों इंपॉर्टेंट चीजें हैं, चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में, वो बाद में बताऊंगा, पहले इसका आंसर बताओ कि गाय में टर्ट या पीट स्कोर किसकी वजह से होता है। तो बोलो गुरुजी ऐसे क्वेश्चन तो हम भूल जाते हैं बार बार में, तो लाड लो, मैं कह रहा हूं ना, ऐसे क्वेश्चनों को, ऐसे जो चीज भूल रहे हो ना उसको लिख लो आप कॉपी में, एग्जाम के पहले दिन को एक बार आप देख के जाना, अरे ताजा ताजा आंखों से निकाल जाओगे ना तो चीजें लंबे टाइम तक याद रह जाती हैं। तो बिल्कुल सही करो बेटा, 14 का आंसर क्या चला गया, इसका आंसर चला गया बी। मोलिब्डेनम की अधिकता से क्या होता है, टर्ट या पीट स्कार होता है। अगर पूछ लिया एग्जाम में कि मोलिब्डेनम की कमी से क्या होता है, तो बेटा मुर्गियों में फीमोरल हेड नेक्रोसिस, फीमोरल हड्डी है ना, उसके हेड का नेक्रोसिस हो जाता है, किसी कमी से, मोलिब्डेनम की कमी से। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि मुर्गियों में फीमोरल हेड नेक्रोसिस किसकी वजह से होता है, तो मोलिब्डेनम की कमी से होता है बेटा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि स्टीली वुल या स्ट्रिंगी वुल, स्टीली वुल क्या होती है बेटा, अरे छल्लेदार ऊन उत्पादन कम हो जाता है बेटा, ठीक है। तो स्टीली वुल और स्ट्रिंगी वुल किसका लक्षण है, तो बेटा ये क्या है, भेड़ के अंदर कॉपर की कमी के कारण हो जाता है। कॉपर की कमी के कारण कैसे हो जाएगी ऊन, स्टीली वुल या स्ट्रिंगी वुल हो जाएगी, ठीक है। या कॉपर की कमी से दूसरा क्या लक्षण होता है, एनजूटिक नियोनेटल अटैक्सिया, ठीक है। क्या, एनजूटिक नियोनेटल अटैक्सिया, अरे मतलब क्या होता है, ये मेमने, बछड़े, बकरी के बच्चे हैं ना, ये लड़खड़ाने लग जाते हैं चलते टाइम, तो ये कॉपर की कमी से होता है। अब लास्ट चौथा ऑप्शन का बच रहा है कि सेलेनियम की अधिकता के कारण क्या क्या रोग होता है, तो बेटा ब्लाइंड स्टेगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लाइंड स्टेगर, ठीक है, एल्केली डिजीज और डिग्नेला डिजीज। कौन कौन से हो गए, ब्लाइंड स्टेगर, एल्केली डिजीज और डिग्नेला डिजीज, ये तीनों के तीनों किसकी अधिकता से होते हैं, सेलेनियम की अधिकता से होते हैं। वही क्वेश्चन आ जा जाए कि सेलेनियम की कमी से क्या क्या होता है, तो बेटा इल थ्रिप्ट या मस्कुलर न्यूट्रिशनल मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ये होता है, ठीक है बेटा। तो इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई दी है। अब चलते हैं अपन अगला क्वेश्चन कि मुर्गियों में न्यूट्रिशनल राउप किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए जिसको रेटिनॉल बोलते हैं, या विटामिन डी, या विटामिन ई, या विटामिन B2, फटाफट बताओ बेटा। अरे ये न्यूट्रिशन है ही ऐसी, इसको भूल जाते हैं बार बार, ये खासकर विटामिन किसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो बिल्कुल टेंशन मत लो, लाड लो, इसको तुम लिख लो और 1-2 बार 3 बार रिवीजन मार दो, या इनका तुम फोटो ले लो एक अपने मोबाइल में, ये पूरा है ना, जितने भी विटामिन से रोग कम होते हैं या किसी कमी अधिकता से रोग होते हैं उनका फोटो ले लो, तो बीच बीच में जब भी टाइम मिले ना आप उनको पढ़ लिया करो एक बार, बस सिर्फ पढ़ लो, रटना नहीं है, पढ़ लो सिर्फ। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा 15 का ए। बेटा न्यूट्रिशनल राउप किसकी कमी से होता है मुर्गियों में, विटामिन ए की कमी से होता है, या कैसे देंगे अपन, रेटिनॉल की कमी से होता है। अब बोलो गुरुजी विटामिन ई की कमी से क्या होता है, तो बेटा क्रेजी चिक डिजीज या स्टिल लैम्ब डिजीज। कौन कौन सा, क्रेजी चिक डिजीज और दूसरा क्या है, स्टिल लैम्ब डिजीज, ये किसकी कमी से होते हैं,
विटामिन ई की कमी से। अगर पूछे ना विटामिन डी की कमी से, तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है बेटा, बच्चों में तो होता है रिकेट्स, ठीक है, आप सबको पता है रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। और जो वयस्क हैं, ठीक है, उनमें होता है ओस्टियोमलेशिया। क्या होता है, साथ साथ बोलो फटाफट, ओस्टियोमलेशिया होता है, ठीक है, विटामिन डी में। और तीसरा क्या होता है, मुर्गियों में क्या होता है, पेंगुइन होता है ना, पेंगुइन जो समुद्र के आसपास वहां पाया जाता है बर्फ पे, तो पेंगुइन जैसा आसन हो जाता है। मुर्गी कैसे बैठती है, पेंगुइन जैसे आसन में बैठती हैं। तो ये क्या है, विटामिन डी के लक्षण हो गए। विटामिन बी टू की वजह से क्या होगा, विटामिन बी टू की कमी, जो राइबोफ्लेविन बोलते हैं ना विटामिन बी टू को, तो राइबोफ्लेविन की कमी से क्या हो जाएगा, चिकन में कल्टो पैरालाइसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चिकन में कल्टो पैरालाइसिस। ठीक है, तो देखो एक के अंदर 4 क्वेश्चन हो गए आपके। अगला क्या है कि बछड़े में काप स्टार्टर राशन किस उम्र में देना शुरू करते हैं। पहला ऑप्शन पहले सप्ताह में, दूसरा दूसरे सप्ताह में, तीसरा तीसरे सप्ताह में, चौथा चौथे सप्ताह में। तो फटाफट बताओ बेटा, काप स्टार्टर राशन कब देना शुरू करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो आपको पता होगा दूसरे सप्ताह में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मतलब 15 दिन का हो जाता है ना बच्चा, तब अपन उसको काफ स्टार्टर देना स्टार्ट कर देते, तब तक तो वो माँ का दूध ही पीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से सत्य कथन है, गाय में 1 केजी दूध उत्पादन के लिए कितने % टीडीएन की या कितने केजी टीडीएन की आवश्यकता होती है, 0.32 केजी। ठीक है, दूसरा क्या है, गाय में 1 ml दूध उत्पादन के लिए अडर में रक्त परिसंचरण कितना होना चाहिए, 400 से 500 ml होता है। काप स्टार्टर राशन में डीसीपी, सीपी और टीडीएन का क्रमशः प्रतिशत होता है 18.5 से 19.5 तो होती है डीसीपी %, 23 से 26% होती है सीपी, 75% होता है टीडीएन, और सभी सही है। तो बेटा इसमें मैं फटाफट आपको बता देता हूं, बेटा इसके चारों कथन सही हैं। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए डाला था कि एक क्वेश्चन के अंदर 3 बढ़िया क्वेश्चन आपके कवर हो जाएं। तो बेटा अगर क्वेश्चन आ जाए ना, गाय में 1 केजी दूध उत्पादन के लिए टीडीएन की आवश्यकता होती है, तो 0.32 केजी टीडीएन की आवश्यकता होती है 1 केजी दूध उत्पादन के लिए। ठीक है, और गाय में 1 ml दूध उत्पादन के लिए अडर में या अयन में कितना ml रक्त का परिसंचरण होता है, 400 से 500 ml रक्त बहेगा ना, तब जाके 1 ml दूध बनता है। और काप स्टार्टर में बेटा 18.5 से 19.5% होती है डीसीपी, 23 से 26% होती है सीपी, और 75% होती है क्या, टीडीएन। ठीक है, तो ये हो गया आपका फटाफट एक रिवीजन सा हो गया। ठीक है, अगला क्या है, अगला है बेटा कि किन इंस्ट्रूमेंट के लिए ताप और समय का प्रोटोकॉल गलत है। ऑटोक्लेव के लिए 121 डिग्री सेंटीग्रेड 15 एलबीएस पर 15 मिनट के लिए। दूसरा है हॉट एयर ओवन 160 डिग्री पर 1 घंटे के लिए। तीसरा है मफल फर्नेस 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2 घंटे के लिए। चौथा है सभी सही है। तो बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, इसका आंसर क्या चला जाएगा, चौथा। देखो लाडलो टाइम बिल्कुल कम है, इसीलिए अपन क्या कर रहे हैं, फटाफट चीजें कर रहे हैं। जितनी चीजें आंखों के सामने से निकल जाए उतना ही बढ़िया। आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो देखो ऑटोक्लेव के अंदर यह याद रखना आपको, 121 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तापमान। ठीक है, और 15 एलबीएस हो जाता है। 15 एलबीएस क्या होता है, प्रेशर, और 15 मिनट के लिए, 15 मिनट हो गया समय। हॉट एयर ओवन में 160 डिग्री 1 घंटे के लिए होता है, और मफल फर्नेस होता है उसमें 600 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है 2 घंटे के लिए। तो ये इनका ना तापमान समय का प्रोटोकॉल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, कि सूखा चारा में यूरिया उपचार कितना करते हैं अपन, यूरिया उपचार पहले भूसे में 4%, भूसे का 4%। ठीक है, अगला क्या है कि गीला चारा में यूरिया उपचार, तो बेटा गीला चारे में यूरिया उपचार कितना करते हैं अपन, गीले चारे का 0.5%। राशन में यूरिया उपचार, तो राशन का करते हैं कुल राशन का 1%, और सभी सही हैं। तो बिल्कुल बेटा सही कह रहे हो। ठीक है, आपने अब तक कर दिया होगा अगर आता होगा तो, और अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, भूल रहे हो, तो मैं आपका रिवीजन करवा देता हूँ बेटा, सभी सही हैं। देखो सूखा चारा में तो यूरिया उपचार में क्या करेंगे अपन, भूसे का 4% यूरिया मिलाएंगे। ठीक है, 4% में मतलब क्या कि 100 केजी तो लेंगे भूसा, उसके अंदर 40 लीटर लेंगे पानी, 4 केजी लेंगे उसके अंदर यूरिया। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाए ना कि भूसे में किस प्रकार मिलाते हैं, तो बेटा 100 केजी तो भूसा ले लेते हैं, 40 लीटर पानी मिला के उसमें 4 केजी यूरिया मिला के उसको मिक्स कर देते हैं। अगर पूछ रहे ना गीला चारा में, तो गीला चारे के अपन क्या करते हैं, गीले चारे का 0.5% यूरिया मिलाते हैं अपन। राशन के अंदर क्या करते हैं बेटा,
कुल राशन का 1% मिलाते हैं शुष्क पदार्थ के आधार पर। और अगर दाना आ जाए चौथा ऑप्शन, तो बेटा दाना के अंदर कुल दाने का 3% यूरिया मिलाते हैं अपन। इसमें चौथा दिया हुआ नहीं है दाना का, तो दाना में क्या करते हैं अपन, कुल दाना का 3% यूरिया मिलाते हैं। तो बेटा यूरिया का उपचार, एक क्वेश्चन में पूरी की पूरी यूरिया का उपचार का रिवीजन हो गया ना आपका। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं बेटा, निम्न में से आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है। लिनोलिक एसिड आवश्यक वसीय अम्ल, ठीक है। तो कौन कौन से, लिनोलिक, लिनोलेनिक, अरेकिडोनिक एसिड और सभी। तो कौन सा आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है, तो बेटा सारे के सारे सभी आवश्यक हैं इसके अंदर। सभी के सभी अमीनो अम्ल क्या है, आवश्यक हैं। कोई सा भी ऐसा अमीनो अम्ल जो आवश्यक नहीं हो। तो कौन कौन से अमीनो अम्ल आवश्यक हो गए बेटा, लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और अरेकिडोनिक एसिड। ये तीनों के तीनों ध्यान रखना बेटा, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं कि कौन सा वसीय अम्ल आवश्यक है कौन सा अमीनो अम्ल आवश्यक है। तो इसके बारे में एक खास बात बेटा और है, अगर क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, ये तो आवश्यक अमीनो अम्ल आ गए तो तीनों के तीनों ऑप्शन चले जाएंगे, इसको ऑप्शन चला जाएगा डी कि सभी आवश्यक है, तीनों के तीनों ही, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए ना बेटा बिल्ली में आवश्यक वसीय अम्ल कौन सा है, तो बेटा जो अरेकिडोनिक अम्ल है ना, या अरेकिडोनिक एसिड है ना, ये बिल्ली के अंदर आवश्यक अमीनो अम्ल है, वो वसीय अम्ल, ठीक है बेटा। वसीय अम्ल की बात हो रही है, मुंह से अमीनो अम्ल निकल गया, ठीक है। तो बिल्ली में आवश्यक वसीय अम्ल कौन सा है, अरेकिडोनिक एसिड। अगर क्वेश्चन आ जाए बेटा सुअर में और पोल्ट्री में आवश्यक वसीय अम्ल कौन सा है, तो बेटा सुअर में और पोल्ट्री के अंदर लिनोलेनिक, बेटा लिनोलिक और लिनोलेनिक ये दोनों में कंफ्यूजन करता है, लेकिन लिनोलेनिक है ना, ये नहीं होगा सुअर में पोल्ट्री में। इसका आंसर जाएगा ए, ठीक है। तो फटाफट आपको दोबारा बता देता हूं कि सभी आवश्यक वसीय अम्ल हो गए तीनों के तीनों। अगर बिल्ली में पूछ ले तो अरेकिडोनिक एसिड, और अगर सुअर और पोल्ट्री में पूछ ले तो लिनोलिक एसिड। ये लिनोलेनिक और लियोलिनिक में कंफ्यूज मत हो जाना बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से ग्लूकोजेनिक वोलेटाइल फैटी एसिड है। ग्लूकोजेनिक मतलब क्या, जो ग्लूकोज का निर्माण करता है, तो वो कौन सा है, तो एसीटेट, प्रोपियोनेट, ब्यूटायरेट और सभी। तो बेटा फटाफट बताओ। तो सही कह रहे हो बेटा, प्रोपियोनेट हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कैसे आता है कि निम्न में से ग्लूकोजेनिक वोलेटाइल फैटी एसिड कौन सा है, तो बेटा प्रोपियोनेट तो क्या है, ग्लूकोजेनिक वोलेटाइल फैटी एसिड है। अगर एग्जाम में आ जाए ना क्वेश्चन कि दुग्ध वसा संश्लेषण का कार्य कौन सा वोलेटाइल फैटी एसिड करता है, तो बेटा जो दूध के अंदर वसा होती है ना, दूध के अंदर फैट होता है, उसका निर्माण कौन सा करता है, तो ये एसीटेट है ना, ये क्या करता है, दुग्ध वसा संश्लेषण का कार्य करता है, मतलब दूध की जो वसा है उसका निर्माण करता है बेटा, ठीक है। तीसरा क्या है, ब्यूटायरेट। तो ब्यूटायरेट क्या है बेटा, यह है कीटोन बॉडीज बनाने का कार्य करता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना कि कीटोन बॉडी बनाने का कार्य कौन सा वोलेटाइल फैटी एसिड करता है, तो बेटा ब्यूटायरेट है ना, वो कीटोन बॉडी निर्माण का कार्य करता है। कई बार बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि एसीटेट, प्रोपियोनेट और ब्यूटायरेट, अरे सॉरी बेटा, अरे यार एक मिनट बेटा, डिस्टर्ब हो गया काम अपना, ठीक है, कोई नहीं, सॉरी, ठीक है। एसीटेट, प्रोपियोनेट और ब्यूटायरेट, इसका परसेंटेज क्या होता है बेटा, तो एसीटेट का होता है कितना, 65% बनता है ये, ठीक है। प्रोपियोनेट कितना बनता है, 20, और ब्यूटायरेट कितना बनता है, 10। तो इनका अनुपात क्या हो गया, 65:20:10, ठीक है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि एसीटेट बेटा, जो अगर एसीटेट ज्यादा खिलाएंगे ना अपन, मतलब कि सूखा चारा, एसीटेट प्राप्त होता है अपने को सूखे चारे से, है ना, तो सूखा चारा ज्यादा खिलाएंगे तो एसीटेट ज्यादा बनेगा, और एसीटेट ज्यादा बनेगा तो क्या ज्यादा बनेगी, वसा, दूध के अंदर वसा ज्यादा बनेगी, ठीक है। तो आप ये ध्यान रख लेना, आप तो बस ये ध्यान रख लेना मेन चीज तो, कि ग्लूकोजेनिक तो है प्रोपियोनेट, वसा का निर्माण करता है एसीटेट, और कीटोन बॉडी करता है ब्यूटायरेट। ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना भाई। अगला क्या है, रूमन की पीएच कितनी होती है, फटाफट बताओ बेटा, रूमन की पीएच कितनी होती है। तो बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, 6.5 से 6.8। जिसको पता है उसको ठीक है, जिसको नहीं पता उसको ये चीज बेटा इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना बेटा। क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो रूमन की सामान्य पीएच कितनी होती है, तो बेटा रूमन की सामान्य पीएच होती है 6.5 से 6.8। अगर क्वेश्चन आ जाए
कि रूमन का सामान्य तापमान कितना होता है, तो बेटा 39 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है रूमन का सामान्य। ठीक है, और रूमन में जो गैस उत्पादित होती है, वो सबसे ज्यादा गैस कौन सी उत्पादित होती है, तो बेटा CO2 और मीथेन, ये दो उत्पादित होती है, जिसमें भी सबसे ज्यादा कौन सी होती है, CO2 गैस तो सबसे ज्यादा उत्पादित होती है, और फिर होती है CH4 यानी कि मीथेन। ये दो गैस उत्पादित होती है मुख्य रूप से रूमन के अंदर। ठीक है, तो ये बात हो गई अपनी रूमन की। अगला क्या है बेटा, कि भारतीय पशुधन में सबसे ज्यादा काम में लिए जाने वाला फीडिंग स्टैंडर्ड कौन सा है। बेटा ये फीडिंग स्टैंडर्ड है ना बहुत सारे अलग अलग, तो उनमें अपने भारत के अंदर सबसे ज्यादा फीडिंग स्टैंडर्ड कौन सा काम में लिया जाता है, आर्म्स बाय फीडिंग स्टैंडर्ड, मॉरिसन फीडिंग स्टैंडर्ड, स्कैंडिनेवियन फीडिंग स्टैंडर्ड और केल्नर फीडिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, फटाफट बता दो बेटा। तो बिल्कुल सही करो बेटा, इसका आंसर चला जाएगा बी। ठीक है, मॉरिसन फीडिंग स्टैंडर्ड है ना, वो क्या होता है, सबसे ज्यादा भारतीय पशुधन में सबसे ज्यादा काम में लिया जाने वाला फीडिंग स्टैंडर्ड है। बेटा कुछ बच्चों का मेरे पास वो मतलब मैसेज आया था, उन्होंने कमेंट बॉक्स में करके बताया था, गुरुजी बोले कंफ्यूजन हो रहा थोड़ा सा कि एक अणु ग्लूकोज के अंदर कितनी एटीपी बनेगी। तो बेटा इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं कि एक अणु अगर ग्लूकोज का हो तो उसके वायवीय ऑक्सीकरण में बढ़ती है 38 एटीपी। किसके ऑक्सीकरण में, अगर वायवीय ऑक्सीकरण हो एक ग्लूकोज का तो बनेगी 38 एटीपी। एक ग्लूकोज का अवायवीय ऑक्सीकरण हो तो बनेगी 2 एटीपी। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं बेटा। जो 8 एटीपी बताया था ना मैंने, वो बताया था कि ग्लाइकोलाइसिस से, नोट मैंने वायवीय ऑक्सीकरण से नहीं बताया था। अगर एक आ जाए ना कि एक ग्लूकोज अणु के ग्लाइकोलाइसिस से कितनी एटीपी बनती है, तो बेटा आएगा 8 आंसर। अगर पूछ लेना उसकी जगह वायवीय ऑक्सीकरण लिखा हो तो बेटा 38 एटीपी आएगा। कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है इसमें बिल्कुल भी। अगली चीज, 24 नंबर क्वेश्चन, ये देखो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब तक करो ना वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, बिल्कुल छांट के लिए लेके आए हैं आपके क्वेश्चन। निम्न में से प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल और उसको मापने की विधि का सही मिलान है, कि वाटर कितना है उसको किससे मापते हैं अपन, हॉट एयर ओवन से। ईथर एक्सट्रैक्ट को किससे नापते हैं, सॉक्सलेट अपरेटस से। क्रूड फाई प्रोटीन को किससे नापते हैं, जेलडाल मेथड से। और चौथा सभी। तो कौन सा मिलान सही है, फटाफट बताओ बेटा कौन सा मिलान सही है। सही कह रहे हो बिल्कुल, तो इसका आंसर क्या चला जाएगा बेटा, चौथा आंसर चला जाएगा सभी। ठीक है, देखो बेटा वाटर अपन किससे मापते हैं, जो प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल है ना, तो वाटर को कैसे मापते हैं, हॉट एयर ओवन से। ठीक है, इथर एक्सट्रैक्ट को किससे मापते हैं, सॉक्सलेट अपरेटस से। और क्रूड प्रोटीन को जेलडाल मेथड से। बेटा ये ऐसी चीज है, ये बार बार में कंफ्यूजन हो जाता है आदमी कि यार गुरुजी इतनी बार याद कर लिया लेकिन फिर भी कंफ्यूजन में चले जाते हैं हम। तो मैं बता रहा हूँ ना, इसका एक ही सॉल्यूशन है, या तो आप इसकी फोटो ले लो, तो जब भी आप 2 मिनट कहीं बैठे हो तो फटाफट एक बार इसको रिवीजन कर लो। तो देखो बार बार रिवीजन करोगे ना तभी याद रहेंगी, या आप इसको लिख लो ताकि आप जब भी उसको एग्जाम के पहले दिन इसको रिवीजन करके चले जाओ। बेटा चौथा एक और होता है, अगर पूछ लेना राख, कि राख किससे नापते हैं, जो प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल होता है ना, राख एस बोलते हैं जिसको, तो बेटा वो मफल फर्नेंस से मापते हैं। किससे, मफल फर्नेंस से। ठीक है, और तापमान तो अभी बताया था मफल फर्नेंस का 600 डिग्री सेंटीग्रेड 2 घंटे के लिए। ठीक है, तो ये चारों के चारों अपने आप में एक अलग अलग क्वेश्चन है, लेकिन 4 क्वेश्चनों को मैंने एक क्वेश्चन में कर दिया ताकि आपका एक तरीके से क्वेश्चन तो हो ही हो, साथ में रिवीजन भी हो जाए। अगला क्या है बेटा, बिनोला और कपास में पाया जाने वाला पोषक विरोधी कारक कौन सा है, ट्रिप्सिन इनिबिटर, एफ्लाटॉक्सिन, गोसीपोल, थाइमिनेज। कौन सा कारक है फटाफट बताओ। बिल्कुल सही कह रहे हो, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है इसका, चला जाएगा गोसीपोल आंसर चला जाएगा। ठीक है, अब बोलो गुरुजी बेटा सोयाबीन के अंदर कौन सा होता है, सोयाबीन के अंदर पोषक विरोधी कारक होता है ट्रिप्सिन इनहिबिटर। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना कि सोयाबीन के अंदर पोषक विरोधी कारक कौन सा होता है, तो बेटा ट्रिप्सिन इनहिबिटर किसके अंदर होता है, सोयाबीन के अंदर। अगर मूंगफली के अंदर आ जाए तो बेटा मूंगफली के अंदर होता है एफ्लाटॉक्सिन। ठीक है, और अगर पूछ लेना बेटा रो फिश या ब्रेकन फर्न, रो फिश क्या होता है बेटा, मछली को सीधा ही खा लिया कच्चा ही, तो रो फिश और ब्रेकन फर्न इनके अंदर कौन सी पोषक विरोधी कारक होता है, तो बेटा थाइमिनेज होता है। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन हो गए आपके, एक क्वेश्चन के अंदर 4 का लग गया। ठीक है, तो अगला चलते हैं।
निम्न में से गलत मिलान है। बेटा आपको मैं पहले बता दूं कि कौन सा गलत मिलान है, वो फटाफट बता दो। बाद में साइलेज बनाने का सामान्य विधि कौन सी है? पिट साइलो, साइलेज गुणवत्ता की जांच, फ्लिग इंडेक्स, साइलेज में घुलनशील शर्करा की मात्रा बढ़ाने के लिए सीरा या मोलासेज की मात्रा कितनी मिलाते हैं? 3 से 5%, अच्छे साइलेज का रंग काला हरा। तो इसका कौन सा ऑप्शन जाएगा? बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। देखो इतना टाइम लगाना ही नहीं है, या तो आता है या नहीं आता है, तो अपना रिवीजन हो गया एक तरीके से ये। तो इसका आंसर चला जाएगा बेटा डी। ठीक है, क्यों बेटा? भारत में साइलेज बनाने की सामान्य विधि साइलोपिट ही है, ये सही है। साइलोपिट, अगर ये अपने आप में क्वेश्चन है, एग्जाम में सीधा पूछ लेंगे ना कि भारत में साइलेज बनाने की सामान्य विधि कौन सी है, तो साइलोपिट करके आना है, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। अगर साइलेज की गुणवत्ता की जांच के लिए क्वेश्चन आ जाए तो फ्लिग इंडेक्स। बेटा ये हार्ड क्वेश्चन बनाने का मतलब मोटिव नहीं है अपना, अपना मोटिव है कि ये सारी चीजें अपनी कवर हो जाएं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने कवर हो जाएं। आपका क्वेश्चन गलत भी हो रहा है तो टेंशन मत लो, ये आपका रिवीजन करवाने के लिए कर रहा हूं मैं से। क्वेश्चन के तरीके से रिवीजन कराते हैं, ज्यादा याद रहता है। साइलेज में घुलनशील शर्करा की मात्रा के लिए, मात्रा बढ़ाने के लिए सीरा या मोलासेज कितना मिलाते हैं बेटा? 3 से 5% मोलासेज मिलाते हैं अपन, ताकि क्या हो, साइलेज के अंदर जो घुलनशील शर्करा है उसकी मात्रा बढ़ जाए। ठीक है, और अच्छे साइलेज का रंग बेटा काला हरा नहीं होता। अच्छे साइलेज का रंग कैसा होता है? या तो पीला होगा या भूरा हरा होगा। कैसा होगा? या तो पीला रंग होगा या भूरा हरा होगा। ठीक है, अच्छे साइलेज का रंग। तो देखो एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन हो गए ना। अगला क्या है बेटा? पशुओं के अपशिष्ट पदार्थों का अवायवीय किण्वन करना क्या कहलाता है? पशुओं का जो अपशिष्ट पदार्थ है उसका अवायवीय किण्वन करना क्या कहलाता है? हेलेज कहलाता है, वेस्टलेज कहलाता है, साइलेज कहलाता है, या हे कहलाता है? तो फटाफट बताओ बेटा। बेटा देखो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं हम। तो आपके लिए हम पूरी, जो बार बार बच्चे कह रहे हैं कि सर ये सब्जेक्ट लाओ वो सब्जेक्ट लाओ, बेटा सारी सब्जेक्टों को कवर करने की कोशिश करेंगे हम, हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे आपके लिए। ठीक है, बस आपको क्या करना है, अरे अपने दोस्तों से, खुद से बस सिर्फ 2 सेकंड निकालनी है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अरे चैनल को धुआंधार तरीके से सब्सक्राइब करना, जैसे कि हर सर कहते हैं ना, अरे धुआंधार, क्योंकि उनकी मेहनत और हमारी मेहनत आपके लिए बरकरार है। हम पूरी मेहनत कर रहे हैं ताकि आपका सिलेक्शन करवा सके भाई, हमारी तरफ से जितना बन पाएगा हम पूरी मेहनत करेंगे ताकि आपका सिलेक्शन हो। बस आपको 2 सेकंड निकाल के चैनल को सब्सक्राइब करना है बेटा। तो इसका आंसर चला जाएगा वेस्टलेज। बेटा अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कैसे कैसे कि हेलेज होता है ना, हेलेज, उसमें क्या होता है, यदि घास और दलहनी फसलों का साइलेज बनाया जाए, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना कि घास और दलहनी फसलों का साइलेज बनाना क्या कहलाता है, तो बेटा उसको हेलेज बोलेंगे। हेलेज किसको बोलेंगे? जब घास और दलहनी फसल है ना उनका साइलेज बनाया तो उसको क्या बोलेंगे? हेलेज। और साइलेज का तो आपको पता ही है। ठीक है, बोले गुरुजी नहीं पता, तो साइलेज का नहीं पता तो हम बताएंगे ना फिर आपको साइलेज का, कि साइलेज क्या है बेटा। ये तो क्या करते हैं अपने, अवायवीय किण्वन द्वारा जो हरा चारा है उसको लंबे समय तक संरक्षित करना। ठीक है, साइलेज क्या होता है, अगर क्वेश्चन आ जाए ना एग्जाम में कि अवायवीय किण्वन द्वारा हरे चारे को लंबे समय तक संरक्षित करना क्या कहलाता है बेटा? साइलेज कहलाता है। ठीक है, अब अपना अगले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। देखो पहला क्वेश्चन, हे के लिए सत्य कथन है, सूर्य के प्रकाश में सुखाया गया चारा, 12 से 14% नमी, पतला तना, पत्तियां ज्यादा, जई सर्वोत्तम फसल है, और चौथा है सभी। तो बेटा इसका आंसर देखो, बिल्कुल समय नहीं आपका खराब करूंगा मैं, इसका आंसर चौथा चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो आप भी करते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये पूरा क्या एक तरीके से रिवीजन के लिए डाला है ये क्वेश्चन मैंने, कि बेटा जो हे होता है ना उसमें क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश में सुखाया गया चारा है हे, पहली बात। दूसरा क्या है, हे के अंदर 12 से 14% नमी होती है, और उसका हे के अंदर जो अपन फसल लेते हैं ना, पौधे का प्रकार कैसा होता है, हे के अंदर पतला तना होता है, पत्तियां ज्यादा होती हैं, और हे के लिए जई सर्वोत्तम फसल है बेटा। और अगर क्वेश्चन आ जाए ना कि हे बनाने के लिए फसल काटने का उचित समय कौन सा है, तो बेटा जब पुष्प अवस्था होती है ना, पुष्प अवस्था होती है उस समय हे बनाने के लिए फसल को काटने का सर्वोत्तम समय है। और हे के लिए बेटा एक दो इंपॉर्टेंट चीजें और हैं, वो आपको उनका मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ बेटा, कि हे बनाने के फायदे क्या हैं। तो बेटा विटामिन डी की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि अपन सूर्य के प्रकाश में सुखाते हैं ना उसको, तो सूर्य के प्रकाश की वजह से विटामिन डी बढ़ जाता है। और अगर साइनाइड की टॉक्सिटी हो ना, साइनाइड की विषाक्तता हो, वो भी सूर्य के प्रकाश की वजह से नष्ट हो जाती है। ठीक है, और हे बनाने के नुकसान क्या है,
कि हे बनाने से बेटा विटामिन ए की तो कमी हो जाती है, ठीक है, और पोषक तत्वों में भी कमी हो जाती है, ठीक है, और एक मेलार्ड रिएक्शन होती है। तो बेटा मेलार्ड रिएक्शन क्या होती है, हे से अगर क्वेश्चन आता है ना कि मेलार्ड रिएक्शन किससे संबंधित है, तो बेटा मेलार्ड रिएक्शन हे से संबंधित है, ठीक है। तो हे में क्या होता है, इसमें इसमें जो हे है ना उसका भूरा रंग हो जाता है, ठीक है। तो बेटा हे के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट थी मैंने सारी आपको रिवीजन करवा दी है, क्योंकि हे और साइलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनका एक क्वेश्चन आने के चांसेस हमेशा रहते हैं, इसलिए मैंने पूरी चीज़ आपको हे की रिवीजन करवा दिया। अब क्या है बेटा साइलेज, साइलेज के लिए इसका आंसर भी मैं पहले बता देता हूँ आपको, इसका चौथा, इसका रिवीजन ही कर लो आप एक पर फटाफट। क्या कि ये क्या है, अवायवीय किण्वन द्वारा हरे चारे को लंबे समय तक संरक्षित करना, ये भी साइलेज के लिए है। साइलेज के अंदर क्या होता है बेटा, 60 से 70% नमी होती है। नमी की मात्रा कितनी होगी साइलेज के अंदर, 60 से 70%, ठीक है। और साइलेज बनाने के लिए मक्का तो है सर्वोत्तम फसल, और साइलेज बनाने के लिए अपन पौधे का प्रकार कैसा होगा, मोटा तना होगा। देखो मक्का कैसी होती है बेटा, मोटी तो होती है ना, तना मोटा ही होता है मक्का का, और पत्तियां कम होती हैं, आप सबको पता है, ठीक है। तो और एक लास्ट क्वेश्चन अगर पूछ लेना एग्जाम में कि साइलेज निर्माण के लिए फसल काटने की उचित समय कौन सा है, तो बेटा पुष्प अवस्था से दुग्ध अवस्था के मध्य, पुष्प अवस्था और दुग्ध अवस्था होती है ना, उन दोनों के मध्य क्या करेंगे अपन, वो फसल को काट के उसका साइलेज बनाएंगे ताकि अच्छा साइलेज बने। तो बेटा साइलेज के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी मैंने आपको रिवाइज करवा दी। अगला क्या है बेटा, देखो बेटा गुड साइलेज में अमोनिकल नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। मैंने आपसे पहले भी पूछा था ये क्वेश्चन, लेकिन उस टाइम मैंने पूछा था पीएच का, और जो लाडला आज गलत कर दिया ना तो समझ लो अभी भी आपने ध्यान से नहीं पढ़ा वो क्वेश्चन, अभी भी आप एग्जाम में गलत करके आ सकते हो। बोले नहीं गुरुजी हमने तो सही कर दिया इसका आंसर। तो बेटा 30 का आंसर क्या चला जाएगा, बी, 10 से 15%। बोले गुरुजी गुड का तो 10 से % से कम आता है, नहीं बेटा देखो कंफ्यूज यही नहीं होना। कंफ्यूजन कैसे कि अगर वेरी गुड साइलेज पूछे तो इसका आंसर जाएगा 10% से कम, ठीक है। अगर गुड साइलेज पूछा ना, देखो वेरी गुड आ जाए ना यहाँ क्वेश्चन में, और तब तो अलग चला जाएगा आंसर, और गुड चला गया तो अलग चला गया। देखो ये चीजें कंफ्यूज करती है, ऐसा क्वेश्चन आते हुए गलत हो जाता है अपना। तो वेरी गुड साइलेज का होता है 10% से कम। अगर यहाँ पूछा अपन ने गुड साइलेज तो बेटा 10 से 15% इसके अंदर क्या होगी, अमोनिकल नाइट्रोजन की मात्रा होगी। और अगर जो फेर पूछे फेर साइलेज के अंदर तो बेटा 20% से अधिक होती है फेर साइलेज के अंदर। और इसकी पीएच भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जो वेरी गुड साइलेज होता है ना उसकी पीएच कितनी होती है, 3.5 से 4.2, ठीक है। और गुड साइलेज कितनी होती है, 4.2 से 4.5, ठीक है। और फेयर साइलेज कितनी होती है, 4.8 से अधिक, ठीक है। तो वेरी गुड की 3.5 से 4.2, गुड की हो गई 4.2 से 4.5, और जो फेयर हो गया उसकी 4.8 से अधिक पीएच हो गई। तो बेटा अगर वेरी गुड पूछे या गुड पूछ रहा है या फेयर पूछ रहा है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। कई बार गुड पूछ लेता है, आप वेरी गुड का रहते हो, तो ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना। अपन ने क्या किया, न्यूट्रिशन के लगभग चीजें कवर करने की कोशिश की, और बहुत इंपॉर्टेंट जिसने ये वीडियो लास्ट तक देखी है ना बेटा, ऐसे मान लो आप बहुत सारी चीजों का जो इंपॉर्टेंट चीजें उनका रिवीजन कर चुके हो। तो बेटा बस अब लास्ट काम करना है आपको, अभी आपके लिए और सब्जेक्ट लेके आएंगे। अगर आपको कैसा क्या लगी ये क्लास आप कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। और 2 सेकंड का समय लगेगा, जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो अपना लाडला भाई इसको सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। देखो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं ना बेटा, तो थोड़ी सी आप 2 सेकंड आप हमारे लिए निकाल सकते हो, अगर निकाल सको तो। अदरवाइज मेहनत करो बेटा, खूब मेहनत करो, अपना सिलेक्शन लो, हमारी तो उसी में खुशी है। थैंक यू।